हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की प्रिपरेशंस कैसे चल रही है। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग। आपके पास थोड़ा सा ही समय है और हम वैसे भी कंप्लीट ही करने वाले हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का क्लास है, हमारा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो गया है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इट्स गोइंग टू बी आवर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी क्लास। ये भी मैं आपको जल्दी से खत्म करवा दूंगी और फिर हम करेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी करेंगे। उसके बाद विल स्टार्ट विथ PYQs। ओके, PYQs शुरू कर देंगे। सो यस, आप लोगों के लिए आज से हमारा एनिमल बायोटेक्नोलॉजी क्लास है। ऑलराइट, आई रियली होप एवरी वन ऑफ यू आर फाइन। ओके, सो you know me guys, I'm your educator and welcome you all to our YouTube channel गुरुमंत्र शिक्षा कवर। ओके, तो चलिए आज की क्लास एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 देखते हैं। सो व्हाट इज एनिमल बायोटेक्नोलॉजी? एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है क्या? ओके, सो व्हाट इज एनिमल बायोटेक्नोलॉजी? सो एनिमल्स आर प्लेइंग अ ग्रोइंग रोल, मतलब दे आर प्लेइंग, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एनिमल्स। ओके, किस चीज में? एडवांसमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। सो एनिमल्स आर प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, और इसकी वजह से हमें बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहा है। तो हम एनिमल्स और बायोटेक्नोलॉजी इन दोनों को कंबाइन करके एनिमल बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को बनाते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि एडवांसेस इन ह्यूमन हेल्थ, फिर इम्प्रूव्ड एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर। ये तो डेफिनेटली एडवांटेजेस है, ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बट ऑल्सो फॉर द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए भी एडवांटेजेस है। हम एनिमल प्रोडक्ट्स को इन्हांस करेंगे, एनवायरमेंटल एंड कंजर्वेशन बेनिफिट्स। ओके, सो ऐसा बहुत सारी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है जिसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं एनिमल्स को, और वो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला रहे हैं। ओके, सो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या एनिमल्स आते हैं? आपकी लाइव स्टॉक्स आती है, लाइव स्टॉक मतलब कैटल, गोट वगैरह। फिर आपकी पाउल्ट्री, जिसमें आपका चिकन वगैरह आता है, फिश, इंसेक्ट्स। कंपेनियन एनिमल्स वो होते हैं जो कि किसी ह्यूमन बीइंग के लिए कंपेनियन की तरह, दोस्त की तरह काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए डॉक्टर्स उनको रेकमेंड करते हैं कि आप एक कंपेनियन डॉग रखें, या फिर कोई भी एनिमल हो सकता है। ओके, और एनिमल्स का लेबोरेटरी में भी ज्यादा एप्लीकेशंस है। ओके, क्योंकि हम एनिमल्स को यूज करके ही अपना रिसर्च करते हैं, है ना। अब कोई भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना हो या कुछ भी करना हो, वो पहले हम इम्यूनाइज करेंगे माइस को, राइट। बिहेवियरल स्टडीज हो, कुछ भी हो, आजकल सब कुछ हम एनिमल्स पे ही कर रहे हैं। ओके, कोई भी ड्रग आप चाहते हो मार्केट में आए, पहले तो ह्यूमंस पे ट्रायल नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग, ह्यूमंस पे ट्रायल नहीं हो सकता, वो इलीगल है, एथिकल इश्यूज है। तो एनिमल्स पे, सेल कल्चर्स पे ट्राई किया जाता है। एक्चुअली पहले सेल कल्चर्स में ट्राई किया जाता है, फर्स्ट स्टेज। ओके, उसके बाद एनिमल्स पे ट्राई किया जाता है कि क्या उनमें इस डोज का असर है कि नहीं, उनके अंदर जो डिसीज है वो क्यूर हो रहा है कि नहीं। अगर एनिमल स्टडीज भी सक्सेसफुल रहा, फिर ही ह्यूमन बीइंग्स के पास आता है। ओके, ह्यूमन बीइंग्स में भी टेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो कि बहुत ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल में टेस्ट किया जाता है। फिर ऑलरेडी डिसीज्ड पीपल जो है उनमें टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ड्रग को अप्रूव होना होता है, फिर मार्केट में आता है, जो कि जनरल पब्लिक को दिया जाता है। बहुत बड़ा प्रोसेस है और एनिमल्स उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ एडवांसेस इन ह्यूमन हेल्थ का मतलब यही है कि अगर कोई भी ड्रग जो कि ह्यूमंस के लिए चाहिए, वो एनिमल्स पे ही टेस्ट होके आता है। अगर जब हम एनिमल्स पे टेस्ट कर रहे हैं और वो ड्रग काम नहीं कर रहा है, तो वो ह्यूमन तक आएगा ही नहीं। ओके, alright. So applications developed through research have led to the emergence of three significant scientific, agricultural, animal biotechnology sectors. तो application के
दौरान से अगर हम देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में, वो भी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में 3 इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं आपके। ओके, एक है आपका एनिमल जीनोमिक्स, एनिमल क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, सो ये 3 इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। Okay, so the concept of animal tissue culture first emerged in 1903. 1903 में ही एनिमल टिश्यू कल्चर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ओके, उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, डिस्कवर किया द टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इन विट्रो, मतलब सेल्स को ग्रो करना मतलब उनकी सेल डिवीजन होना इन विट्रो मतलब आउटसाइड आवर बॉडी इन अ टेस्ट ट्यूब, okay, in a test tube. तो रॉस हैरिसन मेड द बिगिनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्निक इन 1907 यूजिंग फ्रॉग टिश्यूज। तो पहले रॉस हैरिसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल टिश्यू कल्चर का शुरुआत किया था 1907 में, ओके, बाय यूजिंग फ्रॉग टिश्यूज। दिस टेक्निक वॉज इनिशियली कन्फाइंड टू कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो जब एनिमल टिश्यू कल्चर शुरू हुआ तो उस टेक्निक सिर्फ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स तक कन्फाइंड रहा। सब्सिक्वेंटली मतलब जैसे ही स्टडीज और रिसर्च बढ़ने लगी, वार्म ब्लडेड एनिमल्स तक भी पहुंच गया, जैसे कि हम सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स ही हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ह्यूमंस वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं, ओके, मैमल्स बेसिकली। Over the years, various tissue have been used as explant. बहुत सारे different type of tissues को explant के तरह use किया गया है from the human body and from the animal body, और उसको tissue culture technique के दौरान हमने use किया है। So अब ऐसा हो गया है कि animal biotechnology में animal tissue culture technique बहुत important, जैसे कि backbone की तरह important बन चुका है। ओके, सो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारा एप्लीकेशंस है। आप देख सकते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, रोल इन एनिमल ब्रीडिंग, एम्ब्रियो की ट्रांसफर के लिए, जीनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएशन एंड एनिमल की न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। सो बायोटेक्नोलॉजी की ये सब एप्लीकेशंस है। ओके, सो व्हाट इज सेल कल्चर? सेल कल्चर क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सेल्स को ग्रो करते हैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है, आर्टिफिशियल होता है, और उस जगह में हम अपना सेल को कल्चर करते हैं। ओके, सेल्स कैन बी मेंटेन्ड इन विट्रो आउटसाइड ऑफ द ओरिजिनल बॉडी, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या कोई भी एनिमल हो, उस एनिमल के बॉडी से जब हम सेल्स को बाहर निकाल के इन विट्रो मतलब बॉडी से बाहर, ओके, बॉडी से बाहर हम सेल्स को ग्रो कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेल कल्चर। हम सेल्स को कल्चर कर सकते हैं, ऑर्गन्स को, टिश्यूज को कल्चर कर सकते हैं। इन अ सेल कल्चर टेक्निक, cells are removed from animal or a plant and grown subsequently in a favorable environment. So cell culture technique में क्या होता है, cells को animal की या फिर plant की body से निकाल के separately हम उसको grow करते हैं in a suitable environment. For animal cell culture, the cells are taken from the organ of an experimental animal. तो एनिमल सेल कल्चर के लिए हम सेल्स को कहाँ से लेंगे? जिस ऑर्गेनिज्म पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म से हम सेल्स को ले लेंगे। ओके, द सेल्स में बी रिमूव्ड डायरेक्टली और बाय मैकेनिकल और एंजाइमेटिक एक्शन। हम सेल्स को डायरेक्टली भी रिमूव कर सकते हैं या फिर एंजाइम्स को यूज करके भी रिमूव कर सकते हैं। The cells can be obtained by previously made cell line or strain. या तो हम डायरेक्टली एनिमल की बॉडी से सेल ले सकते हैं या फिर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सेल लाइन, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है सेल जिसको हमने स्टोर करके रखा है, जैसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन में से, वहां से भी हम लेके अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। Examples of cells used to culture are fibroblasts, lymphocytes, cardiac cells, skeletal tissues, लिवर के सेल्स, स्किन, ब्रेस्ट, किडनी, ये सब सेल्स हम कल्चर कर सकते हैं। इवन
वी कैन कल्चर ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर या कैंसर सेल लाइन्स को भी हम कल्चर कर सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, स्पेशली कैंसर सेल लाइन का। हम नॉर्मल टिश्यूज को जब आप ग्रो करोगे, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कुछ पसाजेस, कुछ सब कल्चर के बाद, यू नो व्हाट इज अ पसाज एंड अ सब कल्चर, इसके बारे में हमने आपको अच्छी तरह से इन डिटेल में प्लांट में बताया था, हम एनिमल में भी पढ़ेंगे कैसे करते हैं वो सब, बट आपको एक जनरल आइडिया है सब कल्चरिंग क्या होता है करके। ओके, आप जैसे जैसे सब कल्चर करते जा रहे हो नॉर्मल टिश्यूज की, कुछ समय के बाद क्या होगा, लाइक आप लोगों ने 10 टाइम्स पसाज कर दिया, उसके बाद वो सेल्स डिवाइड होना बंद कर देगा, मतलब इट विल गो टू अ प्रोसेस कॉल्ड एज सेनेसेंस। उन सेल्स की एज बढ़ जाएगी, मतलब ओल्ड एज हो जाएगा उन सेल्स का, और वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम सेनेसेंस कहते हैं। ओके, सो नॉर्मल टिश्यू के जो भी सेल्स हैं वो कुछ पसाज नंबर के बाद सेनेसेंट बन जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कंटिन्यूअसली रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना है, या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है, या फिर आपको कंटिन्यूअसली उस सेल लाइन को मेंटेन करना है, तो आप कैंसर टिश्यूज के पास जाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी म्यूटेटेड है और वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। कैंसर सेल्स इमॉर्टल सेल्स होते हैं, वो दे विल नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस। ओके, सो एनवायरनमेंट फॉर सेल टू ग्रो, ठीक है, अभी हमने देख लिया कि सेल कल्चर क्या होता है, कैसे किया जाता है। अभी सेल्स को ग्रो होना है तो उनके पास एक डेफिनेट एनवायरनमेंट होना चाहिए, उन लोगों को ऐसे एनवायरनमेंट देना चाहिए सेल्स को, सेल्स के पास ऐसा एनवायरनमेंट इन विट्रो में होना चाहिए जैसे कि हमारी बॉडी में होता है, तभी वो ठीक ठाक ग्रो कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी में सब कुछ नेचुरली है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, सब कुछ नेचुरली प्रोवाइडेड है, मगर हम अपनी बॉडी के कंडीशंस को 100% सेल कल्चर में रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, मगर कुछ हद तक हम रेप्लिकेट करते आ रहे हैं और सेल्स को ग्रो करते आ रहे हैं। सो सेल्स को हम जब ग्रो करेंगे तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि उनको ऐसा फील कराना है कि वो ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी में से ही प्रेजेंट है, तभी वो ठीक ठाक ग्रो करेंगे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, मैं आपको ह्यूमन बॉडी को एग्जाम्पल लेते हुए बताती हूँ, 37 डिग्री सेल्सियस है हमारा, तो अगर आप लोगों ने किसी सेल्स को ह्यूमन बॉडी से लिया है तो उसका भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस में ही मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ सेल्स अडेरेंट होते हैं, मतलब ये है आपका सेल कल्चर का प्लेट। ओके, तो सेल्स कैसे होते हैं, ऐसे अडियर कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं आपकी प्लेट के साथ। ओके, तो उनको सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करना है। सबस्ट्रेटम क्या है, ये प्लेट। ओके, सबस्ट्रेटम मतलब वो जगह जिसमें आपकी सेल्स अटैच कर जाए। ओके, ग्रोथ मीडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को सस्टेन करने के लिए खाना सबसे ज्यादा जरूरत है, वो भी टाइम टाइम पे खाना खाना जरूरत है, नहीं तो हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, हमें टायर्ड फील होगा, सर दर्द होने लगेगा, ऐसा सब हमें सिम्टम्स होता है। सिमिलरली सेल्स को भी कंटिन्यूअसली आपको ग्रोथ मीडिया प्रोवाइड करना है, तभी सेल्स अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। और एनिमल सेल्स की ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, ताकि आपका पीएच और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन किया जाए। ओके, वो भी हम देंगे 5% कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 5% कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है। Okay, so these are all the very important environment to be provided to the cells. ये सब सेल्स के लिए सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट, मीडिया कंपोनेंट। ओके, आपके पास अभी सेल कल्चर है और ये 37 डिग्रीज का है, 5% कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ यहाँ से जो भी होना चाहिए वो सब कुछ है। क्या ये एवी ग्रो कर जाएगा? नहीं, राइट। इसमें जो भी हम ग्रोथ मीडिया यूज कर रहे हैं उसमें उसको सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। तो क्या होता है इस ग्रोथ मीडियम में? ओके, मीडिया में क्या होता है कि वो इस सेल को सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। पहला, ग्लूकोज, जिसके वजह से सेल को एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स,
नाइट्रोजन सोर्स होता है, विटामिन होता है, बफर टू मेंटेन द पीएच, सीरम हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे बॉडी में सीरम प्रेजेंट है ऑलरेडी ब्लड में, तो हमारे बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन सब कुछ प्रेजेंट है, मगर इन सेल्स के पास नहीं है। मोस्टली हॉर्मोन्स एंडोक्राइन होते हैं, मतलब एक जगह में बनते हैं और दूसरी जगह में उन्हें जाना होता है ट्रैवल करके थ्रू ब्लड। यहाँ सिर्फ एक ही टाइप का सेल है, तो इसमें सीरम चाहिए, हार्मोन चाहिए, ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, तो उसको आप लोगों को एक्सटर्नली ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम सीरम देते हैं सेल्स को। सीरम में ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स आर माइटोजेंस। माइटोजेंस का क्या मतलब होता है? दे विल इंड्यूस माइटोसिस, माइटोसिस करवाते हैं। माइटोसिस होगा तो आपका सेल डिवाइड होगा। ओके, पेन स्ट्रेप नेक्स्ट क्या होगा? पेन स्ट्रेप। पेन स्ट्रेप क्या होता है? पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये हम डाल क्यों रहे हैं? ये एंटीबायोटिक है। ओके, दिस इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों? क्योंकि सेल कल्चर में बैक्टीरियल या फिर फंगल ग्रोथ होने की चांसेस है, उनकी वजह से कंटैमिनेशन हो सकता है, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सेल कल्चर सब बहुत कॉस्टली टेक्निक होता है और सब कुछ आपको ठीक ठाक करना पड़ता है। अगर कंटैमिनेशन हो गया तो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं उसी कॉन्सेंट्रेशन में जो कि हार्मफुल है बैक्टीरियल और फंगल सेल्स के लिए, बट जो सेल्स हम एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं उसके लिए हार्मफुल नहीं होगा। ओके, फिर हम डालेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड अटैचमेंट फैक्टर्स। ये सब जरूरी है आपकी सेल्स की ग्रोथ के लिए। सो नेक्स्ट इज इंडिकेटर। तो ग्रोथ मीडियम में एक और चीज भी होगी, इंडिकेटर। ओके, दैट इज फिनॉल रेड। फिनॉल रेड नाम का एक इंडिकेटर आपके मीडिया पे होता है। तो ये इंडिकेटर है, तो किस चीज को इंडिकेट करता है? ओके, किस चीज को इंडिकेट करता है? ये सेल्स के बारे में इंडिकेट करता है कि उनकी ग्रोथ कैसी है, उनकी हालत कैसी है, क्या वो मर गए या फिर क्या उनको मीडिया मतलब खाना और चाहिए, क्या वो भूखे हैं या फिर कुछ भी हो उन्हें, या फिर वो ठीक ठाक है। ये सब कुछ सेल्स की हालत के बारे में हमें फुल ऑन इंफॉर्मेशन हमें इंडिकेटर देगा, और इंडिकेटर हम यूज करेंगे फिनॉल रेड। ओके, तो फिनॉल रेड पीएच 6.5 से 8.5 तक अच्छी तरह से हमें इंडिकेट कर सकता है। अगर आपका जो कल्चर मीडिया है वो येलो कलर का है, ओके, कल्चर मीडिया इज इन येलो कलर, उसका मतलब ये है कि आपको मीडिया को जल्दी से जल्दी चेंज करना है। ओके, चेंज द मीडिया एज सुन एज पॉसिबल, या फिर कंटैमिनेशन की वजह से भी येलो हो सकता है। अगर आपका पीएच 6.7 है तो आपका मीडिया ऑरेंज कलर का होगा। ओके, योर मीडिया विल बी ऑरेंज इन कलर। अगर मीडिया ऑरेंज कलर का है तो बस आपके पास एक दिन है मीडिया को चेंज करने के लिए। ओके, नहीं तो ये ऑरेंज से येलो तक पहुंच जाएगा। अगर आपका पीएच 7.4 है तो मीडिया का कलर होगा रेड, जो कि परफेक्ट है, जो कि फुल ऑन परफेक्ट है। नेक्स्ट इज पीएच 8। अगर आपका पीएच 8 है तो आपका जो कल्चर मीडिया है उसमें कलर होगा पिंक। पिंक का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कम है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को इंक्रीज कीजिए। ओके, सो दीज आर ऑल द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? आपकी सेल की कंडीशन के बारे में आपको जानकारी देते हैं, और ये कैसे जानकारी देते हैं? बाय चेंजिंग द कलर। मीडिया के कलर को चेंज कर देता है आपका फिनॉल रेड। ओके, ओके, तो मीडिया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल मीडिया, जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन किया जाता है, मगर वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये हमें पता नहीं होता। अगर हम नेचुरल मीडिया को देंगे टू द सेल्स, ग्रो तो वो करेंगे, डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, डेफिनेटली उसको यूज करके ग्रो करेंगे, पर हमें ये नहीं पता कि उसमें क्या है, और ये हम नहीं अलाउ कर सकते। हम ये पूरी चीज आर्टिफिशियली कर रहे हैं, सेल्स को बॉडी से निकाल के हम ग्रो कर रहे हैं इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में।
तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हर चीज आपका फिक्स्ड होता है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, मतलब इतना कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज मतलब इतना ही होना चाहिए, ऑप्टिमल होता है वो, ओके, एवरीथिंग इज फिक्स्ड बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज ऑप्टिमल। तो अगर आप कुछ नेचुरल मीडिया यूज कर रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, कि आपको पता नहीं है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है और कितने परसेंटेज में है, तो वो रिस्की है आपकी सेल के लिए, क्योंकि शायद एक बार बहुत अच्छा ग्रोथ आ जाए, मगर दूसरी बात जब आप नेचुरल मीडिया को यूज करें आपका ग्रोथ ठीक ना हो, क्योंकि नेचुरल मीडिया में कंपोनेंट्स की कंडीशंस अनडिफाइंड होती है। तो इसलिए हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मीडिया में सब कुछ, अगर इतनी ग्राम्स की ए होना चाहिए, लाइक 5 ग्राम्स ऑफ ये होना चाहिए तो 5 ग्राम्स ऑफ ए ही होगा, और 6 ग्राम्स ऑफ बी होना चाहिए तो 6 ग्राम्स ऑफ बी ही होगा। सो कंप्लीट प्रपोर्शन एंड प्रॉपर प्रपोर्शन में होता है। तो अगर सब कुछ प्रॉपर प्रपोर्शन में क्वांटिटेटिव में होता है, तो आप जब दूसरी बार सेल कल्चर को परफॉर्म करोगे तो आपको सेम रिजल्ट्स ही मिलेगा, रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स मिलेगा, और हमें यही चाहिए। जितने बार भी आप उस मीडिया को यूज करके अपने सेल्स को ग्रो करो अच्छी कंडीशन के साथ, आपको सेम रिजल्ट ही मिलना चाहिए। अगर आपको एक एक बार में दूसरा दूसरा रिजल्ट मिल गया तो आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आर्टिफिशियल मीडिया यूज किया जाता है जिसमें हर एक कंपोनेंट की परसेंटेज ऑलरेडी पता होती है, तय होती है, ओके। हम यूज करते हैं सीरम, क्योंकि सीरम में क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स होते हैं। हम कौन से टाइप का सीरम यूज करते हैं एनिमल सेल कल्चर में? फीटल, बोवाइन सीरम, ओके। सो हम यूज करते हैं FBS, 10% FBS यूज करते हैं, ओके, 10% FBS यूज करते हैं अलॉन्ग विद द मीडियम, जैसे कि DMEM मीडियम, एग्जाम्पल डल्बिकोस मीडियम, ओके। तो हम ये सब यूज करते हैं। जैसे आप मीडिया में ही सीरम को डालोगे तो मीडिया का 10% वॉल्यूम आपका सीरम होगा। सो सीरम कंटेन्स माइटोजेंस, मैंने आपको बताया था, जो कि इंड्यूस करता है माइटोसिस को, इट विल इंड्यूस माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है, इट मेक्स, ओके। तो ये माइटोजेंस और ये FBS क्या होते हैं, ये क्या करता है, इसके पास एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि साइक्लिन डी है, ओके, साइक्लिन डी। FBS के पास साइक्लिन डी को प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, और ये साइक्लिन डी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था माइटोसिस में। तो ये क्या करता है, ये G1 फेज से S फेज की ट्रांसिशनिंग के लिए हेल्प करता है, ओके। G1 फेज से S फेज की ट्रांसिशनिंग के लिए हेल्प करता है। कुछ सेल कल्चर्स के लिए सीरम की जरूरत नहीं पड़ती, ओके, तो हम उसके लिए सीरम फ्री मीडिया भी यूज करते हैं, ओके। सीरम फ्री मीडिया जो कि सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक मीडिया होता है। और डेफिनेटली हमें यूज करना है एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनस्ट्रेप, फंगीजोन, ये सब एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि फंगल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, ओके। सो अभी हम प्राइमरी सेल कल्चर के बारे में पढ़ाई करेंगे। हमने ऑलरेडी प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है करके प्लांट में पढ़ा था, अभी हम एनिमल में भी पढ़ेंगे। दोनों में प्राइमरी सेल कल्चर सेम चीज ही होता है। लेट्स से ये आपका एक एनिमल है, इस एनिमल की बॉडी से मैंने कुछ सेल्स को निकाल लिया, ओके, और उसको मैं ग्रो कर रही हूँ, उसको मैं ग्रो कर रही हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कल्चर, इसे ही हम प्राइमरी कल्चर कह रहे हैं। ये जो सेल्स हम निकाल रहे हैं उसे हम कहते हैं एक्सप्लांट, एक्सप्लांट, ओके, एक्सप्लांट करके हम कहते हैं। एक्सप्लांट मतलब वो सेल्स जो कि हमने ऑब्टेन किया है फ्रॉम द एनिमल, ओके, हमने सेल्स को ऑब्टेन कर लिया। सिंगल सेल्स तो डेफिनेटली नहीं होगा आपका एक्सप्लांट। आपका एक्सप्लांट ऐसे टिश्यूज के तरह होगा जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमें क्या करना है, सेल्स को ऐसे टिश्यूज से सिंगल बनाना है, ओके, सिंगल बनाना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये
ये सेल्स को टिश्यू से निकाल के इंडिविजुअल कर देता है। और ये कैसे करता है? जब सेल्स टिश्यूज में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो वहां साइटोस्केलेटन काम करता है। ओके, साइटोस्केलेटन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ये सब यहाँ होता है। तो ट्रिप्सिन इन सब को हटा देता है और आपको सिंपली सिंगल सेल्स मिल जाते हैं। ओके, सिंगल सेल्स मिल जाते हैं। अब इस सेल्स को आप मीडिया में डाल दीजिए, इस सेल्स को आप मीडिया में डाल दीजिए, देन इट विल बिकम योर सेल सस्पेंशन। ओके, सेल सस्पेंशन बन जाएगा। और सेल ग्रोथ की काइनेटिक्स भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सेल ग्रोथ की काइनेटिक्स। ओके, ये है सेल ग्रोथ की काइनेटिक्स। स्टार्टिंग में लैग फेज होगा, फिर लॉग फेज होगा, फिर स्टेशनरी फेज। ओके, स्टेशनरी फेज को एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की टर्म में प्लेट्यू फेज भी कहते हैं। ओके, प्लेट्यू फेज। तो इस स्टेज में सेल्स की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, मतलब सेल्स की ग्रोथ विल बी इक्वल टू सेल की डेथ। ओके, और इस फेज में ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन होती है। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ एक टर्म आता है कॉन्फ्लुएंसी। ओके, कॉन्फ्लुएंसी। तो कॉन्फ्लुएंसी क्या होता है? कॉन्फ्लुएंसी का मतलब है सेल्स की ग्रोथ या फिर सेल्स की क्राउडिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका सेल कल्चर का प्लेट, यहाँ बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। ओके, मैं कह रही हूं यहाँ इस प्लेट में 90% सेल्स हो गया है। ओके, 90% सेल्स इस प्लेट में प्रेजेंट है, तो कॉन्फ्लुएंसी 90% होता है। मतलब कितना सेल्स प्रेजेंट है आपके सेल कल्चर के प्लेट में? 90% ऑफ दिस कल्चर प्लेट इज फिल्ड विथ सेल्स। मतलब उस सेल प्लेट में बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो चुका है, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंसी। ओके, अगर कॉन्फ्लुएंसी ज्यादा है तो सेल्स ज्यादा है, कॉन्फ्लुएंसी कम है तो सेल्स भी कम है। ओके, जब कॉन्फ्लुएंसी इज मोर देन 90%, हमें क्या करना है? सब कल्चर करना है। सब कल्चर मतलब यहां से कुछ सेल निकाल के दूसरे प्लेट में कल्चर करने के लिए डाल दीजिएगा, अलोंग विथ मीडिया। ओके, अलोंग विथ मीडिया। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं सब कल्चर। ओके, सो सेल लाइंस क्या होता है? सेल लाइंस फ्रॉम द प्राइमरी कल्चर हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन। अभी हमने प्राइमरी कल्चर से सेल्स को यहाँ देखिए, यहाँ हमने प्राइमरी कल्चर से जब 90% कॉन्फ्लुएंसी आया, यहाँ से कुछ सेल्स को उठा के हमने दूसरे प्लेट में डाल दिया, तो ये था प्राइमरी सेल कल्चर। इसे क्या कहेंगे हम? या तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी सेल कल्चर या फिर सेल लाइंस। ओके, सेल लाइंस कहाँ से आता है? आपका प्राइमरी सेल कल्चर से ही आता है, और उसका लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड होता है। लाइफ स्पैन इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि उसको बहुत बार पसाज किया जाता है। जब आप एक सेल को बहुत बार पसाज या फिर सबकल्चर करते जाते हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आती है, ऐसी चेंजेस जो कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में यूनिफॉर्मिटी ला देती है। ओके, उस वजह से सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। So now we are going to see the properties of primary cell culture and cell lines. Biological relevance primary cell culture में ज्यादा होता है। Relevance क्या है? हमारी बॉडी में जैसे सेल्स हैं, क्या वैसे ही सेल्स होते हैं प्राइमरी सेल कल्चर में? यस, एग्जैक्टली। मगर सेल लाइन में ऐसा नहीं होता। सेल लाइन आपका कैंसर का हो सकता है, म्यूटेटेड फॉर्म हो सकता है, जो कि नॉर्मल सेल से कहीं ज्यादा डिफरेंट होता है। ओके, तो बायोलॉजिकल रेलेवेंस बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन। प्राइमरी सेल का लाइफ स्पैन लिमिटेड है और सेल लाइन का अनलिमिटेड है। कंसिस्टेंसी प्राइमरी सेल कल्चर का ओके मतलब मीडियम है, सेल लाइंस का बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। प्राइमरी सेल कल्चर को यूज करने के लिए आपको मीडिया को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, सब कुछ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मगर सेल लाइंस को यूज करने के लिए ऑलरेडी सब कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि सेल लाइंस ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कल्चर के लिए। टाइम एंड एक्सपेंस, प्राइमरी सेल कल्चर बहुत स्लोली ग्रो करता है और बहुत कॉस्टली भी होता है, इसलिए हम सेल लाइंस के पास चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विच यू गोइंग टू लर्न इज प्रिपेयरिंग ऑफ प्राइमरी सेल कल्चर। हम प्राइमरी कल्चर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल हमने ले लेना है HPC। HPC होता है आपका हिप्पोकैम्पस।
और हिप्पोकैम्पस का मतलब क्या है? हिप्पोकैम्पस आपका ब्रेन का एक रीजन होता है विच इज इन्वॉल्व इन लर्निंग, मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इस सब में काम आता है हिप्पोकैम्पस। ओके, हम हिप्पोकैम्पस का प्राइमरी सेल कल्चर करने वाले हैं। ओके, प्राइमरी सेल कल्चर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? माइस की एम्ब्रियो से, ओके, माइस की एम्ब्रियो से, मतलब एक प्रेग्नेंट माइस के बॉडी से उसका जो एम्ब्रियो होता है उसको निकाल लेंगे, आइसोलेट करेंगे और उस एम्ब्रियो में से ब्रेन को आइसोलेट करेंगे। ओके, ब्रेन को आइसोलेट करेंगे और ब्रेन को निकाल के हम आइस कोल्ड पीबीएस, पीबीएस क्या होता है आपका? बफर, फॉस्फेट बफर सेलाइन, उसमें हम डाल के रखेंगे, जहां हम हिप्पोकैम्पस को छोटे छोटे सेक्शंस में स्लाइस कर देंगे। ओके, डिसेक्शन देन स्लाइसिंग। पहले ब्रेन से हिप्पोकैम्पस को निकालना है, फिर उसको हमें स्लाइस कर देना है। ओके, अब इस हिप्पोकैम्पस को आप क्या करोगे? ट्रिप्सिन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करोगे। ओके, यू गोइंग टू ट्रीट इट विद ट्रिप्सिन। और आपको पता है कि हम ट्रिप्सिन क्यों डालते हैं? ताकि आपको ये ऐसा जो आपका हिप्पोकैम्पस है इसमें से आपको इंडिविजुअल सेल्स मिले। ये आपका टिश्यू है, ये आपका एक एक्चुअली ऑर्गन है, इसमें से आपको इंडिविजुअल सेल्स मिले, इसलिए हम यूज करते हैं ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट। ओके, तो आपको ऐसे सेल की आइसोलेशन मिल जाती है जिसे हम कहते हैं सेल सस्पेंशन। ओके, और इसको हम इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि ट्रिप्सिन को काम करने में एटलीस्ट 2 मिनट तो डेफिनेटली लगता है। ओके, अब क्या करेगा? अब क्या मिलेगा आपको 2 मिनट के इंक्यूबेशन के बाद? आपको मिलेगा सस्पेंशन सेल्स। मतलब ये यहां से यहां तक ये स्टेज हम पहुंच गए हैं, मतलब ऑर्गन से लेके इंडिविजुअल सेल के स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। ओके, जिसे हम सेल सस्पेंशन करके कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? सेल सस्पेंशन मिल गया, अभी आपको करना है काउंटिंग, सेल्स कितने प्रेजेंट है करके आपको काउंटिंग करना है। और आप कैसे करेंगे? यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज हीमोसाइटोमीटर। आप हीमोसाइटोमीटर को यूज करके सेल्स को काउंट करोगे। और प्राइमरी सेल कल्चर के लिए यू विल यूज 1 से लेके 1.5 इंटू 10 पावर 5 या फिर 6 या 10 पावर 6, मतलब 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन सेल्स आप यूज करेंगे। ओके, सो हीमोसाइटोमीटर किसके लिए होता है? सेल को काउंट करने के लिए। अभी आप लोगों ने सेल को काउंट कर लिया और आपने सेल्स को ले भी लिया कि 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन सेल्स आपने ले लिया। नाउ अब क्या करोगे? इस सेल्स को आप मीडिया में डालोगे। आपके पास यहाँ सेल्स है, ओके ओके, और ये जो 1.5 मिलियन सेल्स है पर ml में होना चाहिए, पर ml में 1.5 मिलियन सेल्स होने चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे? मीडिया डालेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू, सेल्स आर रीसस्पेंडेड इन द मीडिया। मीडिया डालेंगे, फिर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, अच्छी तरह से सेंट्रीफ्यूज करेंगे ताकि उसमें से ट्रिप्सिन निकाल दिया जाए। अभी भी ट्रिप्सिन प्रेजेंट है सेल्स के पास, बहुत देर तक नहीं रख सकते, इसलिए थोड़ा सा मीडिया डालेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपका कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ओके, नीचे पैलेट मिल जाएगा जो कि आपके सेल्स होंगे, ऊपर सुपरनेटेंट होगा जिसमें आपका ट्रिप्सिन होगा। इस सुपरनेटेंट को आप बाहर निकाल दोगे। पैलेट को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। ओके, पैलेट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। सो सेल्स विल बी इन द पैलेट फॉर्म विच इज वॉश्ड विथ पीबीएस। ये आप पीबीएस के साथ उसे वॉश कर दीजिएगा। अभी नया फ्रेश वार्म मीडिया को उसमें डाल दीजिएगा। अभी आपको अच्छी तरह से मीडिया विथ सेल्स मिल गए। अभी क्या करना है? आपको प्लेट करना है। आपके पास ऐसा है, इसमें आपके पास सेल्स हैं और मीडिया भी प्रेजेंट है। यहाँ में से आप सेल्स को निकालोगे और एक कल्चर प्लेट में डाल के उसे कल्चर करोगे। ओके, कल्चर कर दोगे और इसको आप इंक्यूबेटर में रख दोगे 37 डिग्री सेल्सियस में, 5% कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कंडीशंस में यू विल कीप इट। ओके, और आपको मीडिया एवरी ऑल्टरनेटिव डे में चेंज करते रहना है, चेंज करना है। मतलब आपको लेना है आपका सेल कल्चर, माइक्रोस्कोप में व्यू करना है, आपको दिखेगा कि डेड सेल्स ज्यादा है कि कम है,
ये एक इंडिकेशन होता है मीडिया को चेंज करना। दूसरा इंडिकेशन ये होता है कि मीडिया की कलर चेंज होती है। मैंने आपको बताया था ना, इंडिकेटर की वजह से मीडिया की कलर चेंज होती है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर कि आपको मीडिया चेंज करना है। सो ऐसा ही किया जाता है आपका प्राइमरी सेल कल्चर। सो अभी हम देखेंगे एडहेरेंट सेल कल्चर। एडहेरेंट सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो कि आपके प्लेट के साथ अच्छी तरह से अटैच हो जाते हैं, अटैच हो गए तो मोनोलेयर फॉर्म कर लेते हैं। ओके, इसके लिए रेगुलर पसाज करना पड़ता है, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है, तो इस सेल्स को यहाँ जब पूरा का पूरा बन जाएगा प्लेट में, फिर वो ग्रो करना छोड़ देंगे। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ग्रोथ इज लिमिटेड, ग्रोथ बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि सरफेस एरिया के हिसाब से ग्रोथ होता है, तो प्रोडक्ट भी आपका उतना ही मिलेगा। इसको हम इजीली माइक्रोस्कोप में व्यू कर सकते हैं। इस सेल्स को डिसोसिएट करने के लिए, मतलब डी अटैच करने के लिए हमें ट्रिप्सिन की जरूरत पड़ती है, और इसका एप्लीकेशन साइटोलॉजी, हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स, रिसर्च, स्मॉल स्केल में इसका यूज हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सस्पेंशन सेल कल्चर। ये सेल्स वो होते हैं जो कि किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अडेयर नहीं हो सकते। ओके, जैसे कि आरबीसीज, और ये पसाज करने के लिए इजी भी होते हैं। ट्रिप्सिन की डाइजेशन जरूरत नहीं पड़ती, एजिटेशन एरेशन देना पड़ता है, और बल्क प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए या फिर रिसर्च पर्पस के लिए आप सस्पेंशन सेल कल्चर को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज एन इमेज। इस इमेज में हमने आपको बताया था ना कि ब्रेन में से हिप्पोकैम्पस को निकाल के प्राइमरी सेल कल्चर में क्या करते हैं, वह उसका ही ये इमेज है। ओके, ये आप देख लीजिएगा एक टाइम, ताकि आपके लिए रिवीजन जैसा हो जाएगा। ओके, ये है आपका ऑर्गन। ओके, दिस इज योर ऑर्गन। यहाँ से आप हिप्पोकैम्पस को निकालोगे और ट्रिप्सिन के साथ डाइजेशन करोगे, आपको ऐसे इंडिविजुअल सेल्स मिलेगा जिसको आप अच्छी तरह से ग्रो करना शुरू कर दोगे। कॉन्फ्लुएंसी, यहां देख सकते हो, ये है आपका इनिशियल सेल्स। ये देखिए पूरा का पूरा प्लेट सेल से भर गया है, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लुएंसी। कितने सेल्स प्रेजेंट है, एंड दिस इज 90% कॉन्फ्लुएंट। ओके, दिस इज 90% कॉन्फ्लुएंट। तो अब क्या करेंगे, हम इसे सब कल्चर करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कल्चर, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कल्चर, या फिर इसे हम सेल लाइन भी कह सकते हैं। ओके, ये है आपका सेकेंडरी कल्चर, जो कि आपने सब कल्चर किया। आपने बहुत बार सब कल्चर किया, कुछ समय के बाद वो सेनेसेंस में चला जाएगा, तो सेल डिवीजन कंटिन्यूज अप टू फाइनाइट डिविजन्स, मतलब कुछ ही समय तक वो सर्वाइव कर पाता है। ये है आपका नॉर्मल ऑर्गन। अगर आपने लिया ऑर्गन जिसके पास कैंसर या ट्यूमर है, वहां से सेल्स को रिमूव करके अगर आपने कल्चर किया, तो आपको मिलेगा सेल लाइन। उसे हम सेल लाइन कहते हैं, कैंसर सेल लाइन, जिसकी लाइफ इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी मतलब वो हमेशा ग्रो करता ही रहेगा। ओके, तो सेकेंडरी सेल कल्चर को भी हम कहते हैं सेल लाइन, जिसकी डिविजन्स फाइनाइट होती है, और कैंसर सेल की डिविजन्स जो कि इनफाइनाइट होती है, उसे भी हम सेल लाइन ही कहते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर यू टुडे गाइज। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। ओके, अगर आप CSIR नेट के एस्पिरेंट है और अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन फॉलो नेहा तनेजा मैन टू गेट 10% ऑफ। यू कैन यूज द कोड नेहा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। और आप हमारी वीडियो पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपकी एक्सपीरियंस के बारे में। ओके, सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, आपको रेगुलरली वहां आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेल या फिर थ्रू कॉल। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते रहिएगा, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।